नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम कक्षा जो 6 है हमारे अति सामाजिक विज्ञान की, उसकी पाठ्यपुस्तक जो है इसका अध्याय 7 करने जा रहे हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो इससे पहले हमने नए प्रश्न और नए विचार जो कक्षा 6 की साहित्य इतिहास की पाठ्यपुस्तक है उसका पाठ जो 6 है हमने वह कर चुके हैं। तो हमें आज जो पढ़ना है कि अशोक के बारे में पढ़ना है। तो अशोक के बारे में हम जो पढ़ेंगे, तो बिना समय को व्यर्थ करें हम लोग शुरू करते हैं, ताकि हम समझ सकें अशोक कौन थे और हमारे भारत में अशोक को इतना ज़्यादा क्यों महत्व दिया गया। देखिए, इतने सारे राजा हुए, महाराजा हुए, अशोक को ही क्यों ज़्यादा महत्व दिया गया। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसको जानें और पढ़ें। तो रोशन के रुपए जन्मदिन पर रोशन को दादाजी ने एक कड़क नोट दिया। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। दादाजी ने उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोट को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाएं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में हमने अध्याय 6 में हम ये पढ़ चुके हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए। इसके पहले कि हमें जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में भी मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे शेरों वाला स्तंभ शीर्ष। ठीक है। वंश। जब एक परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो ये आपको याद रहेगा कि जो मौर्य वंश थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे बिंदुसार थे। चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य वंश के संस्थापक रहे और फिर बाद में उनके जो पुत्र थे वह अशोक तीसरे नंबर के, जो कि एक महान राजा बने। और ये 2300 साल पहले की बात है। तो आप ये समझिए कि 2300 साल पहले मतलब आज हम 2024 में जी रहे हैं। 2024 का अर्थ है कि जो जीसस क्राइस्ट हैं, ठीक है, उनके जन्म के 2024 वर्ष के पश्चात हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन ये उससे भी पहले की, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी पहले की बताई गई है। तो साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया। जो मानचित्र है उसमें देखेंगे, इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। पाटलिपुत्र जो आज का पटना है, उज्जैन का तो आप सब लोग नाम जानते ही हैं। महाकाल जो है वहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग, शिव जी के ज्योतिर्लिंग का जो एक स्वरूप है बहुत सुंदर वहाँ पे है। तो उज्जैन इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस भी है। वहाँ पे कुंभ का मेला भी होता है। तो इसलिए उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी
सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। मध्य एशिया, देखिए तक्षशिला आप यहाँ पे देखेंगे, तक्षशिला, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे आप तक्षशिला। तो भारत में जो मध्य एशिया जाने के लिए ये तक्षशिला एक रास्ता हुआ करता था। और उज्जैन में आप यहाँ पे उज्जैन देखिए, ठीक है। तो नीचे जाने के लिए, दक्षिण भारत में जाने के लिए उज्जैन बीच में रास्ते में पड़ता था, ये बताया गया कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाने वाले रास्ते में उज्जैन पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी और शिल्पकार रहा करते थे, जो ये यहाँ पे बात बताई गई है। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो आपको यहाँ पे उनके वेशभूषा के बारे में पता लगा। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले आप यहाँ पे देखिए, छोटी सी बात है कि जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदु से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे, मतलब जो अशोक का साम्राज्य था उसके भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंधार, लंपक, मनसेरा, शाहबाजगढ़ी, यहाँ पे हमें अशोक के शिलालेख मिलते हैं। और ये जो आपके महत्वपूर्ण नगर हैं वह काले अक्षरों से हैं। तो देखिए पाटलिपुत्र है, उज्जैन है और तक्षशिला है यहाँ पे, ठीक है। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी राज्य के लिए एक बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन, देखिए यहाँ पे बात है कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न बताया कि चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत पड़ती है। सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है क्योंकि बहुत बड़ी सेना होती है, बहुत बड़ा सिस्टम होता है उनके पास में। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा, टैक्स भी वसूलना पड़ता है ताकि वे अपने अधिकारियों की ज़रूरत पूरी कर सकें। साम्राज्य का प्रशासन, चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसान, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारियों उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर भेंट के रूप में मिलते थे। देखिए आपको पता लगा कि नदियों के द्वारा व्यापार होता था, नदियों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे भी जाया जाता था। तो ये भी आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें पता लगी। उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल
के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे, जो कि अब नजराना क्या है ये भी देख लीजिए। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। मतलब पेशकश हो गया, बख्शीश हो गई, इस तरीके से। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, जो खुद अपनी इच्छा से। राजधानी में सम्राट, ठीक है, तो राजधानी में सम्राट की क्या विशेषता थी, क्या महत्वपूर्णता थी, और अशोक एक अनोखा सम्राट कैसा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो राजधानी में मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया से के एक यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का क्या था, एक राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। मतलब क्या बोला मेगास्थनीज ने अपनी किताब में, या सेल्यूकस निकेटर को क्या बताया जिस समय वो यहाँ पे आए थे, कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं, मतलब टेस्ट करते हैं, कोई वो जहर तो नहीं है। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। आधुनिक पटना के बारे में, मतलब और पाठ्यपुस्तक के बारे में बताया गया है कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है। काठ एक लकड़ी होती है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। राजा द्वारा खाना खाने से पहले नौकर उसे खाने को क्यों चखते थे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस प्रकार भिन्नता संकेत अध्याय 3 में देखिए। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु मतलब शहद और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर राजधानी में सम्राट की विशेषता बताई, मेगास्थनीज ने बताया कि आपको याद रहेगा। नजराना क्या होता था, गवर्नर कौन होते थे, ठीक है, संदेशवाहक कौन होते, साम्राज्य में प्रशासन कैसे चलता था। आपने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और उसके बाद में सम्राट अशोक कैसे आए। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा चैप्टर है। मुझे आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में काफ़ी समझ में आया होगा, और इसको जो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिल जाए। और अगर आप नए हैं बिल्कुल तो अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुँचाइएगा। मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि सहज योग मेडिटेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे सहज योग मेडिटेशन के बारे में अभी दिख रहा है, और ये मेडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यूट्यूब पे देखिएगा सहज योग मेडिटेशन। ज़रूर आप सहज योग के माध्यम से एक अच्छे छात्र, एक अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे। जो अभिभावक, शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के भाग दौड़ भरे ज़िंदगी के अंदर हम काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी लाइफ को टाइम नहीं दे पाते। और मेडिटेशन के थ्रू हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं। एकाग्र शक्ति, एकाग्र चित्त के माध्यम से हम पढ़ाई में अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। तो आप सबसे ये निवेदन है कि हम सब जो हैं ध्यान के माध्यम से अपने शरीर को बेहतरीन करें और आगे बढ़ें। तो सहज योग मेडिटेशन ज़रूर करें।
आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा वीडियो कमेंट बॉक्स में। हम और किस विषय पे वीडियो बना सकते हैं ज़रूर आप इस पे बताइएगा, किस विषय पे हम मतलब नहीं बना पाए हैं या कुछ छूट गया है विषय, तो वो भी प्लीज़ आप हमें बताइएगा। आपके द्वारा ही चैनल हमारा आगे बढ़ रहा है और आप एक महत्वपूर्ण अंग हैं हमारे फैमिली के, परिवार के। तो ये हमारा कर्तव्य है कि जो हमें मिला वो आपको भी मिले और अच्छे जीवन का यापन आप भी करें। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने शरीर का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।